हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज का पार्ट 2। आई होप कि आप लोगों को पहला पार्ट समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं पार्ट 2 पे। पहले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट इज सी लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, हाउ टू इंस्टॉल सी लैंग्वेज, फर्स्ट सी प्रोग्राम। आई होप कि आप लोगों को ये पूरे टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई आपको डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज का पार्ट 2। तो फ्रेंड, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो है प्रोग्राम कंपाइलेशन एंड प्रोसेस। ये टॉपिक हम लोग कल कंप्लीट भी कर चुके थे, आपको लाइव दिखाया था कैसे प्रोग्राम को रन कराया जाता है, कैसे कंपाइल कराया जाता है। तो फ्रेंड, इसमें कुछ दिया है टॉपिक्स, उस टॉपिक्स को अगर हम एक बार पढ़ लेंगे तो भी हमारे लिए ही अच्छा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, लिखा है हाउ टू कंपाइल एंड रन द सी प्रोग्राम। अब हम सी प्रोग्राम जो हम लिखे थे कल, उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए दो तरीके हैं। ठीक है, पहला क्या है, बाय मेनू। मैंने आपको कल बताया था कि बाय मेनू भी हम जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे होता है जो मेनू, उसी को मेनू बोलते हैं, वहाँ मेनू से भी हम रन करा सकते हैं। और एक होता है हमारा बाय शॉर्टकट। बाय शॉर्टकट में कल आपको मैं बताया था ना, Ctrl+F9 आप प्रेस करोगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल और रन हो जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, इसमें अगर आप बाय मेनू करना चाहते हो तो बाय मेनू भी आप प्रोग्राम रन करा सकते हैं या कंपाइल करा सकते हैं, और बाय शॉर्टकट करना तो शॉर्टकट भी कर सकते हैं। और बाय शॉर्टकट बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप जब तक वहाँ जाएंगे तब तक मैं आप शॉर्टकट की मदद से आप तुरंत प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए कुछ यहाँ प्रोसेस दिया है, देख लेते हैं। व्हाट इज एक कंपाइलेशन। अब देखिए, हम लोग कभी से बोलते आ रहे हैं कंपाइलर, कंपाइलेशन क्या होता है कंपाइलेशन, यानी हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है ये भी हम लोग देखते हैं। लिखा है द कंपाइलेशन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है फ्रेंड्स, कंपाइलेशन में क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं। सपोज आप, मैं भी एग्जांपल दिया था आपको कि हम लोग इंग्लिश क्यों सीखते हैं, फ्रेंच इंग्लिश क्यों सीखते हैं, जर्मन इंग्लिश क्यों सीखते हैं, अमेरिकन इंग्लिश क्यों सीखते हैं, क्योंकि हमें अदर पर्सन, सपोज अगर कोई अमेरिका का कोई आदमी है उससे हम लोग कम्युनिकेशन करने में ईजी होगी, और अगर कोई फ्रेंच का तो उससे कम्युनिकेशन करने में ईजी होगी, और अगर आपका इंटरव्यू में जा रहा है तो वहाँ भी आपका हेल्प कर सकता है। कौन, अमेरिकन इंग्लिश, फ्रेंच इंग्लिश, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी लैंग्वेज करना चाहते हो, वो आपको वहाँ पे हेल्प कर सकता है। ज़्यादातर लोगों को क्या पता हो, अपने एरिया का लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज सबको पता होती है। सपोज अगर आप दिल्ली से हो तो आपको हिंदी इंग्लिश आती होगी, अगर आप गुजरात से हो तो आपको गुजराती और इंग्लिश आती होगी, ऐसे पश्चिम बंगाल से हो तो पश्चिम बंगाल और इंग्लिश तो आती होगी। यानी इंग्लिश सबको मस्ट है। अपनी जो लैंग्वेज है, जैसे किसी का हिंदी होता है, किसी का भोजपुरी होता है, किसी का मराठी होता है, किसी का गुजराती होता है, सबका अपना अलग अलग होता है। जैसे किसी का तेलुगु होता है, तो वो तो उनका है ही, बट उसके साथ साथ आपको इंग्लिश सीखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जरूर है। तो वही होता है फ्रेंड्स। अब हम क्या किए थे, पिछले पार्ट में हम एक प्रोग्राम बनाए थे। प्रोग्राम तो हम लिखे थे अल्फ़ाबेट में, बट आपको मैं कल ये भी बताया था कि कंप्यूटर हमारा ना तो अल्फ़ाबेट ना तो कुछ अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो वो क्या करता था, मैं आपको बताया था कि 0 और 1 वो कंपाइलर, हमारा जो कंपाइलर होता है वो वही समझता है। देन 0 मीन्स फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू। 1 मीन्स होता है वो सही समझता है, और 0 अगर उसके पास जा रहा है तो समझ गया ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या कंपाइलर क्या करता, हमारे कोड को कन्वर्ट कर देता किसके, मशीन कोड में। यानी मशीन के समझने लायक को हमारी जो भी कोड लिखा होता है उसको मशीन के समझने योग्य बना देता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द कंपाइलर। अच्छा, प्रोसेस किससे होता है, कंपाइलर से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कंपाइलर भी क्लियर हो गया, कंपाइलर क्या होता है। ठीक है, द कंपाइलर चेक द सोर्स कोड ऑफ द सिंटैक्टिकल एंड द स्ट्रक्चरल एरर। यानी जो हमारा प्रोग्राम लिखा गया उसमें एक पूरे सोर्स कोड को चेक करता है कि आप जो सिंटैक्स एरर तो नहीं है, कहीं आपका स्ट्रक्चर जो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं चल रहे तो भी उसको आपको एरर शो कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या लिख रहा है, एंड इफ द सोर्स कोड इज एरर फ्री देन इज जनरेट द ऑब्जेक्ट। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आता है, अगर एरर आता है आपके पास शो कर देगा डिस्प्ले पे, अगर एरर नहीं आता फिर उस ऑब्जेक्ट पे आपका कॉल कर जाएगा। यानी आप जिसके लिए प्रोग्राम बनाया हो वो प्रोग्राम आपके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा, यानी रिजल्ट हमें एक्सेस हो जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं कुछ और लिखा है, द सी कंपाइलेशन प्रोसेस कन्वर्ट द सोर्स कोड टेकन एज इनपुट इनटू द ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। बिल्कुल, द कंपाइलेशन प्रोसेस कैन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स। देखते हैं क्या क्या है, प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग एंड लिंकिंग। बिल्कुल, ये आप जान लीजिएगा, द कंपाइलेशन हमारे 4 स्टेप होते हैं कंपाइलेशन करने का, ठीक है ना। इसको डिवाइड किया गया है, पहला क्या, प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग और लिंकिंग। इसका आगे डेफिनेशन पूरा अच्छे तरीके बताया गया है, आप वेट करिए, जब आगे मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलिए कुछ और लिखा है, द प्री प्रोसेसर टेक्स द सोर्स कोड एज एन इनपुट एंड इट रिमूव ऑल कमेंट्स from the source code. The preprocessor take the preprocessor's directive and interprets it. For example, studio.h, the directive is available in the program, then the processor interpreted the directive and replaced the directive with the content of the studio.h files. मैंने आपको कल बताया था जब मैं प्रोग्राम बना रहा था, तो आपको जो होता है ना, वो प्रीप्रोसेसर का ही वर्क करता है, और जो इंक्लूड होता है, इंक्लूड का काम यही होता है किसी भी लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए। इंक्लूड जब भी यूज करेंगे, जब हमें किसी लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है, लाना होता है, तभी हम क्या करेंगे, इंक्लूड। बट इंक्लूड से पहले हमारा क्या यूज होता है, प्रीप्रोसेसर, ठीक है फ्रेंड। तो इसका मैं जिक्र कल ही कर दिया था। चलिए मैं इसमें अभी बिल्कुल डिफाइन कर देता हूँ क्या क्या है। देखिए 4 स्टेप्स दिया गया, प्रीप्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर एंड लिंकर। चलिए कुछ हमारे पास चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट को समझते हैं। पहले क्या है, सोर्स कोड किसके पास आया, प्री प्रोसेसर के पास। अब प्री प्रोसेसर क्या करेगा, कंपाइलर को देगा। अब कंपाइलर क्या करेगा, असेंबलर को देगा। असेंबलर क्या करेगा, लिंकर को देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या क्या करेगा। अगर सोर्स कोड आता है किसके पास, प्री प्रोसेसर के पास, वो क्या करेगा, एक्सपेंड कोड करेगा। देन अब किसका नंबर आता है, कंपाइलर। कंपाइलर के अंदर अब प्री प्रोसेसर का कोड आएगा, तो किस में कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। यानी जो कोड आ रहा है वो क्या करेगा, इसको असेंबली में कन्वर्ट कर देगा। अब जो असेंबलर कोड आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब देखिए लिंकर क्या चेक करेगा, लिंकर का काम क्या है, या तो या क्या करेगा, लाइब्रेरी चेक करेगा, और क्या करेगा, अदर्स ऑब्जेक्ट फाइल। और भी उसमें कुछ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे किसी कुछ पहले से बनाए हुए लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, या आपने कुछ लाइब्रेरी बना दी है अभी से, फिर उसके लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो भी हमारे पास जो फाइनली हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, वही हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड हमारे पास प्राप्त होता है, जो कि वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम अगर एक प्रोग्राम लिखते हैं तो इतने प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर होते हैं, बट हम लोगों को नहीं पता चलता। क्यों, क्योंकि आप लोग अगर बेसिक पढ़ेंगे तो बेसिक में ये बताया जाता है कि कंप्यूटर 1 सेकेंड में 1000 मिलियन को वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। यानी 1 सेकेंड में कंप्यूटर क्या करता है, 1000 प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यानी वो 1000 टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है, इसीलिए हम लोग को पता नहीं चलता वो कब क्या कर देता है। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपकी प्रोग्रामिंग जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी, आप बड़े बड़े प्रोग्राम बनाने लगोगे, तब आपको पता चलेगा कि सिस्टम कैसे कैसे प्रोसेस करता है। तब सिस्टम स्लो हो जाता है, तब स्लो काम करने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कोड अवेलेबल हो जाते हैं। तो छोटा सा कोड है तो बता देगा, सपोज अगर छोटा सा बच्चा है, उसे पूछेंगे तो कितना होता है, वो बता देगा 4। बट अब वही चीज़ हम करेंगे 22, 24 कितना होता है, तो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि उसको फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये तो फास्ट कर दिया, बट उसमें आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया। अगर कोई आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए प्री प्रोसेसर देखिए क्या है, द सोर्स कोड इज द कोड विच इज रिटन इन द टेक्स्ट एडिटर एंड द सोर्स कोड फाइल गिवन एक्सटेंशन टी। अच्छा चलिए मैं एक चीज़ आपको बताना कल भूल गया था, कि जैसे आप सी का कोई प्रोग्राम बना रहे हो, उसको सेव जो करना है ना, जैसे सेव करना आपको माई प्रोजेक्ट, ठीक है ना, माई प्रोजेक्ट डॉट सी हमेशा आपको लगाना है। डॉट सी क्या है, सी का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन जब भी आप कोई सी प्रोग्राम की फाइल सेव करोगे तो उसके आगे क्या लगाओगे, डॉट सी लगाओगे, तो सी की वो प्रोजेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, ये जरूर आप करिएगा, याद रखिएगा। दिस सोर्स कोड इज द फर्स्ट पास इज द प्री प्रोसेसर एंड the processor expand this code. After expanding the code, expand code is the pass of the compiler. ठीक है ना, पहले बार कोड कहाँ होता है, प्री प्रोसेसर के पास। ठीक है ना, हम लोग पूरे ऊपर चार्ट में भी पढ़ चुके हैं। कंपाइलर के पास आता है, फिर द कोड इज द एक्सपेंडेड बाय द प्री प्रोसेसर इज पास टू द कंपाइलर। अगर प्री प्रोसेसर के पास से हमारा जो कोड आ रहा है वो पास हो जा रहा है,
फिर वो किसके पास आएगा, कंपाइलर के पास। कंपाइलर क्या करेगा, उस कोड को किस में कन्वर्ट करता है, असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब असेंबलर क्या करेगा, इसको असेंबलर के पास जो कंपाइलर कोड आता है ये किसको करेगा, असेंबली लैंग्वेज में कोड कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए hello.c दिया ना, ऐसे आप भी सेव कर सकते हैं, समझ गए। लिंकर है, मैंने लिया ऑल प्रोग्राम प्रिंटर सी यूज लाइब्रेरी फंक्शन, मैं भी आपको बताया यही चीज। दिस लाइब्रेरी फंक्शन आर द प्री कंपाइल्ड एंड द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ दिस लाइब्रेरी फाइल्स स्टोरेज इन द .lib। जब भी कोई भी लाइब्रेरी फाइल सेव होती है तो उसका भी एक्सटेंशन क्या होता है, .lib, ठीक है, और एक्सटेंशन होता है, दोनों होते हैं। चलिए ये सब चीज़ थ्योरेटिकल है, आप इसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको अगर पढ़ने लगेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने आपको मोटे मोटे में आपको समझा दिया क्या होता है, कोड कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। प्रीप्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर। चलिए कुछ कोड दिया है पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फाइल बनी हुई है हमारे hello.c, यानी जो प्रोग्राम बनाया गया है उस प्रोग्राम को सेव किया गया है hello.c, ठीक है ना। ये क्या, प्रीप्रोसेसर इंक्लूड studio.h, आप लोग को समझ में आ रहा है। मैंने कल पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है तो हमारी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप पहली वीडियो आप देख सकते हो। अगर आप देखो तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू इसी को करो, ठीक है। इंटीजर मैन बताया था, इंटीजर मैन की जगह आप वाइड मैन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर इंटीजर मैन यूज करते हो, इंटीजर यूज करते हो तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, अगर वाइड करते हो तो आपको गेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रोग्राम मैं आपको कल बता दिया था, ठीक है ना। चलिए कुछ फ्लो फिर दिया है, कुछ डायग्राम देखते हैं क्या। सपोज हमने इस प्रोग्राम को लिख दिया, ठीक है ना, और किस नाम से सेव किया, hello.c। चलिए hello.c से हम क्या किए, एक सी प्रोग्राम को सेव कर लिए। अब प्रोग्राम पहले कहाँ जाता है, प्रीप्रोसेसर के पास जाता है, बिल्कुल मैं पहले भी पढ़ के आया, हम लोग पीछे तो यही पढ़ के आए हैं कि जब कोड हमारा आता है प्रीप्रोसेसर के पास ही फर्स्टली आता है। अब इस कोड को जो वो कन्वर्ट करेगा प्रीप्रोसेसर, वो किस में करेगा, hello.in एक्सटेंशन इसका क्या हो रहा है, अब चेंज होता जा रहा है। अब फिर प्रीप्रोसेसर के पास से अगर हमारा कोड पास हो जा रहा है यानी डन हो जा रहा है, फिर कहाँ पाएगा, कंपाइलर के पास। तो कंपाइलर जो कोड कन्वर्ट करेगा किस में करेगा, असेंबली में करेगा। तो असेंबली में क्या सब सेव हो जाएगा, hello.as। फिर असेंबलर कोड जो आएगा हमारे पास वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा तो hello.object। फिर लिंकर के पास आएगा तो लिंकर क्या करेगा, hello.exe, यानी exe सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन होता है, जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसका देखिएगा ध्यान से .exe ही लिखा रहता है, ठीक है ना। यही एग्जीक्यूटिबल कोड होता है, यही कंप्यूटर के समझने योग्य कोड होता है, ठीक है ना। इतना प्रोसेस होता है हमारे एक छोटे से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने, या छोटा हो या बड़ा हो, सबके यही रूल फॉलो होता है, ठीक है फ्रेंड्स। लोडर के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, अगर एरर नहीं हो तो एग्जीक्यूट कर जाएगा, एरर तो हमारा प्रोग्राम वहीं से कैंसिल हो जाता है, फिर हमें एरर शो कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये पूरे चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ये देखिए पूरा स्टेप दिया गया है कि कैसे कैसे आपको फाइल को सेव करनी है, फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट में कैसे प्रीप्रोसेसर में जाएगा, कंपाइलर में जाएगा, असेंबलर में जाएगा, फिर और लिंकर में जाएगा, ठीक है ना। इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है प्रिंटफ एंड स्कैनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको कल प्रिंटफ के बारे में कुछ डिस्कस किया था। आज हमारा जो न्यू है वो है स्कैनफ, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कुछ लिखा है, द प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन आर यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट, राइट। हम जो भी ये दोनों फंक्शन है प्रिंटफ और स्कैनफ, ये दोनों किस लिए यूज होते हैं, हमें इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है ना। बोथ फंक्शन आर इन बिल्ड लाइब्रेरी फंक्शन, यानी जो दोनों फंक्शन है ये इन बिल्ड यानी पहले से हमारे सी कंपाइलर के अंदर ये हमारी लाइब्रेरी अवेलेबल है। इन बिल्ड होता है कि जो पहले से हमारे सी कंपाइलर के पास अवेलेबल है, ठीक है ना। बट जो हम बनाएंगे वो तो उसके पास नहीं रहेगा, तो हम खुद ही बनाएंगे। डिफाइन studio.h हेडर फाइल, इन दोनों फंक्शन के यूज करने के लिए हमें कौन सा हेडर फाइल यूज कर रिक्वायरमेंट है, studio.h को आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए प्रिंटअप देखता हूँ। प्रिंटअप आपको मैं कल बता दिया कि ये किसी भी सिंटैक्स को प्रिंट करने के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल कल देख लिया था। चलिए मैं अभी प्रिंटअप और स्कैनर को दोनों बता देता हूँ, पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका फॉर्मेट मैं कल भी बता दिया था, देखिए यहाँ कुछ एक नया आ रहा है, मैं इस चीज़ का भी डिस्कस आगे करूँगा, ठीक है ना। द फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग कैन बी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, किसी भी बुक में इंटरव्यू में भी आता है। देखिए प्रिंटअप में जब कोई वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आगे जाकर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आगे नेक्स्ट पॉइंट उसका भी आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए मैं थोड़ा ओवरव्यू देता आपको। % जब लगाएंगे जब हम कोई इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाना है, यानी प्रिंटअप के थ्रू कोई 0 to 9 के बीच का नंबर जब प्रिंट करवाना हो तो क्या हमें यूज करना चाहिए,
%d, ठीक है। अब %c कब यूज करना है, %c हम जब यूज करेंगे जब हमें कोई कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, जैसे सपोज नेम प्रिंट करवाना है, कॉलेज नेम प्रिंट करवाना है, डिस्ट्रिक्ट नेम प्रिंट करवाना है, जो भी एनीथिंग, यानी जब भी हम कैरेक्टर प्रिंट करवाना होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, %c, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। अब देखिए स्ट्रिंग में क्या होता है, इसमें हमारे स्ट्रिंग में ये तो कैरेक्टर होता है कि स्ट्रिंग होता है, काम दोनों का सेम होता है, बट इसमें क्या होता इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग का जो साइज होता है ना वो एक बार कई कैरेक्टर प्रिंट कर देता है, बट कैरेक्टर यूज करोगे तो आप उसको विदाउट एरे अगर प्रिंट कराते हो तो आपको 1 बाय 1 करके ही कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। सपोज आपको अगर प्रिंट करवाना है, नेम प्रिंट करवाना, तो पहली बार में कैरेक्टर के थ्रू आप जो प्रिंट करवाओगे सी करवाओगे, सॉरी नेम के लिए ना, नेम के लिए एन करवाओगे, या ए करवाओगे, एम करवाओगे और ई करवाओगे, बट स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रिंग में एक ही बार में लिख दोगे नेम, वो ले लेगा। स्ट्रिंग के लिए क्या यूज करेंगे हम, कंट्रोल %s, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो हमारा है फ्लोट। फ्लोट के लिए, फ्लोट मीन्स होता है, देखिए फ्लोट होता है कि डबल होता है, बट अभी हमारे पास दिया गया फ्लोट, तो हम फ्लोट को देख लेते हैं। फ्लोट वैल्यू वो होती है जिस नंबर में पॉइंट वैल्यू आ जाती है, इंटीजर में नहीं। इंटीजर में अगर पॉइंट वैल्यू यूज करते हैं तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट पॉइंट के जस्ट जो बाद वैल्यू हमारी आएगी उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कौन, इंटीजर। बट इस वैल्यू को कौन प्रिंट कर सकता है, वो फ्लोट कर सकता है, ठीक है ना। फ्लोट पॉइंट वैल्यू यानी दशमलव वैल्यू को ही ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू भी एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसी कोई बात नहीं, बट जो बनाया गया है पर्सनली पॉइंट वैल्यू के लिए ही गया बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी हमें किसी वैल्यू को पॉइंट में प्रिंट करवाना है, सपोज रुपीस है, 1025 पैसे अगर है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, 25 पैसे तो हमें दिखाने हैं ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट। यानी अब इसके लिए प्रिंट में अगर प्रिंट कराना, कहाँ पर लिखेंगे, %f। अभी मैं चारों को यूज करके बारी बारी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे स्कैनर फंक्शन। आई होप कि आपको प्रिंटअप अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो भी मैं आपको आगे चल के अभी प्रोग्राम जो बनाएंगे तो उसमें आपको बिल्कुल डिफाइन कर दूंगा, अच्छे से आ जाएगा समझ में, ठीक है। चलिए अब आ रहा है स्कैनर फंक्शन। द स्कैनर फंक्शन इज यूज फॉर इनपुट। अब स्कैनर फंक्शन किसी लिए यूज करते हैं, केवल इसको इनपुट के लिए यूज करते हैं, बट जो हमारा प्रिंट फंक्शन था, प्रिंट फंक्शन इज यूज फॉर आउटपुट। जब हमें कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, और अगर कोई वैल्यू हमें इनपुट करानी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैनर फंक्शन, राइट, ठीक है। चलिए देखिए इसका कुछ सिंटैक्स दिया गया, स्कैनेबल फॉर्मेट इसको बोले जाएंगे, अगर पर इसको फुल फॉर्म अगर पूछते हो आप तो स्कैनेबल फॉर्मेट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। स्कैनर, स्कैन फॉर्मेट यानी किसी भी डेटा को स्कैन करता है, जैसे स्कैनर काम करता है सेम ये भी करता है। इसमें जो भी हमारे पास जो आर्गुमेंट होंगे, जो हमारे फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग में यानी जैसे %c %d इसमें लगाना पड़ता है, ठीक है ना। जो ये दे रहा है यहाँ पे इसी को बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है ना फ्रेंड। इसको भी यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए आई होप कि आपको प्रिंटअप और स्कैनर समझ में आएगा। चलिए मैं इसको लाइव कोड रन करा के आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग कल क्या किए थे, टर्बोसी को हम क्या किए थे, इंस्टॉल किए थे। अब टर्बोसी को ओपन करते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं। पहला जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा यानी बनाएंगे वो हमारा प्रिंटअप का होगा, और जो दूसरा होगा हमारा वो स्कैनअप का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, टर्बोसी प्लस को। ये ओपन हो रहा, ओपन होने तक का वेट करते हैं। ओपन हो चुका है। चलिए मैं एक को क्लोज करता हूं, हमें एक ही की रिक्वायरमेंट है तो हम एक ओपन कर लेते हैं। चलिए ये हमारा प्रोग्राम ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमारी डिस्प्ले ओपन होने वाली है। ये रहा हमारा टर्बो C++ का कमांड लाइन डिस्प्ले हमारा ओपन हो गया, ठीक है। यही थी, इसी कल हम लोग काम कर रहे थे, ये प्रोग्राम बनाए थे हम लोग। अच्छा देखिए हम लोग इसको सेव नहीं किए हैं, वन हेलो नाम से सेव है, ठीक है ना। सेव करने के लिए आप मेनू से भी जा सकते हो, सेव कर सकते हो, और आप अपने कीबोर्ड की F2 बटन भी प्रेस कर सकते हो, उससे आपकी फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बोला यस कर देंगे, और अगर आप चाहते हो मेनूज करना चाहते हो तो सेव एज कर लो, क्योंकि पहले से फाइल बनी हुई है। तो हम लिखेंगे माई प्रोजेक्ट डॉट सी लिखेंगे, सी हमेशा लिखेंगे, C++ और दूसरे का हो जाएगा, ठीक है ना, और प्रोग्रामिंग हो जाएगी। देखिए आ गया ना माई प्रोजेक्ट डॉट सी, बट इसके पहले और भी कुछ
अलग दिख रहा था, ठीक है ना। अगर आप इसको देखना तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करेंगे तो पीछे का हमारा जो आ रहा था वो दिख जाएगा, ठीक है ना। माई प्रोजेक्ट के और सी से नाम से सेव हो चुका, ठीक है। चलिए, आप लोगों को मैं प्रिंट कल बता दिया था, आज हम आपको बताएंगे प्रिंट में वेरिएबल एक यूज करके। वेरिएबल का टॉपिक तो आ गया, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हम लोगों ने अभी पिछले जो डॉक्यूमेंट हमारा है, जो पीडीएफ हमारे पास है, उसमें हम लोग देखे ना यहाँ पे इंटीजर लिखा है, बट हम तो वर्ड लिखे हैं, कोई इशू नहीं है इसमें इंटीजर और वर्ड लिखने में, ठीक है ना। इंटीजर अगर लिखते हो तो आप रिटर्न कराना पड़ेगा, अगर वर्ड लिखते हो तो रिटर्न कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट अभी आप सीख रहे हो तो आप वर्ड यूज करो, ठीक है ना, आपके लिए बेस्ट होगा, कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। चलो, जैसे सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल बनाने के लिए आपको डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट होगी और वैल्यू की रिक्वायरमेंट। चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, सपोज मैं इंटीजर की बात करता हूँ। इंटीजर के लिए डेटा टाइप लिखेंगे इंट INT, ठीक है। अब एक वेरिएबल का नेम देंगे a इज इक्वल टू दे देंगे हम 5, ठीक है। हम क्या किए, इंटीजर का एक वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, और ये किस टाइप का हमारा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। कैसे कि जब भी हमें 0 to 9 के बीच का कोई नंबर यूज करते हैं तो हमारे इंटीजर में आता है, ठीक है ना। ये बना दिया, हमारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसी को बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। अब इसमें मैं बता देता हूँ, ये हमारा जो इंटीजर है डेटा टाइप है, और ये जो हमारा ये वेरिएबल है, और ये जिसको बोलते हैं असाइन वैल्यू बोलते हैं, और ये क्या हमारी 5, इसको इक्वल टू, इसमें नहीं, अभी तो हम नॉर्मली यूज बोल दे रहे हैं कि अब सीख रहे हैं तो हम लोग इक्वल टू बोलते हैं, बट इसको हम असाइन कर रहे हैं। इक्वल टू इसमें डबल इक्वल लगाना पड़ता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट वैसे में आप इसको इक्वल टू आप नहीं बोल सकते, ठीक है ना। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इक्वल नहीं बोलते। अब जो 5 है ये वैल्यू है, समझ गए, डेटा टाइप, वेरिएबल और वैल्यू, ठीक है। चलिए, हमें इसी को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए आपको मैं बताया था कि जो फॉर्मेट स्ट्रिंग हमें यूज करना हो, क्या करेंगे इंटीजर के लिए %d। आप लोगों को पीछे रिवर्स करके वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं तो अभी मैं उस पीडीएफ को ओपन करूंगा तो उसमें आपको दिखा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, इंटीजर के लिए % यूज किया जाता है, % को डबल कोट में लिखना होता है। अब यहाँ कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद हमें क्या प्रिंट करवाना है, ए की वैल्यू, यानी हम ए लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हम ए लिख देंगे, यानी ए की वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, कौन, प्रिंटफ, ठीक है। मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ, देखता हूँ हमें शो हो रहा, नहीं शो हो रहा, डेटा 5 शो हो रहा, यानी हमारी जो प्रिंट का फॉर्मेट, जो प्रिंट फंक्शन जो है वो हमारा कंप्लीटली वर्क कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं एक बार और रन कराता हूँ, 5 आ गया, क्यों, एक बार और रन कराता हूँ, 5 आ गया। हमारा आउटपुट रॉन्ग नहीं आ रहा है, ये आ रहा है हमारा आउटपुट सही आ रहा है, बट मैं आपको कल लास्ट में बताया भी था कि इस प्रॉब्लम को मैं शूट आउट करना कल बताऊंगा। यानी रन कराने के बाद जो मल्टीपल हमारे पास जो डिस्प्ले हो रहा है ना वैल्यू, ये हमारे प्रोग्राम जो आउटपुट है वो गलत नहीं आ रहा, सही आ रहा, बट ये क्या कर रहा है ना, जो पिछले हमारा आउटपुट था वो भी शो हो रहा है। जिससे हमें 4 टाइम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराया तो 4 टाइम हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है फ्रेंड्स, बट 3 टाइम का वैल्यू जो है वो क्लियर नहीं हुई है। तो उसी को क्लियर करने के लिए एक आता है फंक्शन, वो है CLR या CR, ठीक है, हमारी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है, और हमेशा फंक्शन के ऊपर लिखा जाता है और वेरिएबल डिक्लेरेशन के नीचे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन इसको बोला जाएगा, इसको मैं बोल देंगे, ये देखिए होता है कमेंट होता है, इसका कमेंट में अगर आप कोई कोड लिखते हो तो हमारे कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है, उसको समझता है नल है, ये कुछ नहीं है। तो चलिए मैं इसका मैं बता देता हूँ, ये क्या, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है ना। और ये क्या है, ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, और ये हमारा हो गया फंक्शन डिक्लेयर, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, यानी हमें क्या करना है, CLR कहाँ लगाना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के नीचे और फंक्शन डिक्लेरेशन के ऊपर, यानी लगाना हमें CLR या CR यहाँ पे लगाना है। अगर आप चाहते हैं नहीं समय कहीं भी लगा सकता हूँ तो कहीं भी आप लगाइए, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा वहाँ से लगाने मतलब क्या क्लियर होगा। अगर आप चाहते हो पहले लगाओगे तो पहले का क्लियर करेगा, आप चाहते हो बाद में लगाए तो बाद का क्लियर करेगा, बट जो हमारी इसका रूल होता है वो यहीं पे लगता है, ठीक है, तभी आपका रिजल्ट जो होगा वो ट्रू आएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए मैं रन करा को देखता हूँ अगर हमारा CLR काम करता नहीं करता है। चलिए मैं इसको कमेंट करके मैं इसमें भी लिख देता हूँ, CLR या CR फंक्शन यूज्ड फॉर क्लियर आउटपुट स्क्रीन, ठीक है ना। जो हमारा आउटपुट स्क्रीन होता है उसको क्लियर करने के लिए, जो हमारे प्रीवियस आउटपुट आते हैं, आउटपुट वैल्यू होती है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हम रन कराते हैं प्रोग्राम को, देखिए 5 आ गया, 1 टाइम रन कराया
2 टाइम रन करा है, 3 टाइम रन करा है, 4 टाइम रन करा है, 5 टाइम रन करा है, बट हमारे पास जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 5p आ रहा है, बट प्रीवियस जो हमारे पास जो आउटपुट आ रहे थे वो अब नहीं आ रहा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए, ये है हमारा क्लियर फंक्शंस। चलिए प्रिंटअप आपको बता दिया, एक और हमारे पास फंक्शन था वो है स्कैनअप। ठीक है, स्कैनअप किसी यूज होता है, जो प्रिंटअप फंक्शन होता है इसको यूज करते हैं। चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कमेंट में, प्रिंटअप फंक्शन यूज फॉर आउटपुट। ठीक है ना, हम जो प्रिंटअप फंक्शन का यूज करता हूँ किस लिए करते हैं, आउटपुट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं क्या करता हूँ अब स्कैनअप करता हूँ। भाई स्कैनअप यानी स्कैनअप किस लिए होता है, इनपुट के लिए होता है, और प्रिंटअप क्या होता है, आउटपुट के लिए होता है। तो हम इनपुट लेंगे, बट यहाँ पे इनपुट में पहले दे दिया था ना, तो हमें एक वैल्यू देने की जरूरत अब नहीं है, अब हमें ओनली फॉर क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। ठीक है ना, हम जो इनपुट लेंगे वो यूजर से लेंगे। ठीक है ना, आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज किया होगा, तो जब आप बटन प्रेस करते हैं तभी उसमें शो करता है, ऑलरेडी तो उसमें शो नहीं करता है। ऑलरेडी ऐसा तो है नहीं कि वो 2 रखा रहता है, बटन दबाते हैं आप 4 आ जाता है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। हमें क्या चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, यूजर जो चाहे वही उसमें नंबर इंटर करे और उसी के अकॉर्डिंग और जो हमारा आउटपुट आएगा वो शो होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं करता हूँ स्कैनएफ। स्कैनएफ हमेशा लगाना पड़ेगा, एफ लगाने में से फंक्शंस होता है स्कैन फंक्शंस। ठीक है ना, ये फंक्शन होता है जो कि किस लिए हो जाता है, इनपुट के लिए। ठीक है ना, अब चलिए हमें क्या करना है, इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो इंटीजर की क्या लगाएंगे, % लगाएंगे। ठीक है ना, क्लोज करते हैं। अब यहाँ लगाएंगे हम एड्रेस। अब हमें एड्रेस लगाने का मीन्स क्या हुआ, अब हमें ये भी पता होना चाहिए किसका एड्रेस चाहिए हमें। अब भाई हम तो मांग लेंगे, सपोज मैं दे देता हूँ ये, अब भाई ये भी तो पता होना चाहिए कि ये क्या किसे लेगा, ये तो भाई ये तो अभी सपोज यहाँ पे एक है, मैं इंटीजर एक और भी दे रहा हूँ, तो उसको क्या पता है मैं किससे लेके जाना है, क्या ले जाना है। ठीक है ना, तो इससे मैं मांगेगा तो क्या दोगे आप, इसके तो मांगेगा ना, तो वैल्यू को स्टोर कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे एड्रेस लगाने का मीन्स ये है कि जो ये वेरिएबल हमारा ना, उसका एक क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उनकी एक क्या होती है, मेमोरी में जाके एक, मैं आपको बताता हूँ, देखिए चलिए उनका क्या होता है, अगर आप यहां से ओपन कर लें नोटपैड, मैं इसको फिनिश ड्राइंग कर देता हूं और मैं यहां कर लेता हूं नोटपैड। ठीक है, ये रहा नोटपैड ओपन हो गया, तो मैं अब इसको यहां कर लेता हूं, स्टार्ट ड्राइंग कर लेता हूं। अब देखिए क्या होता है इसमें, सपोज आपकी जो अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, क्लियर कर लेते हैं क्योंकि ये गलत है। ठीक है ना, सपोज आपने लिख दिया इंटीजर, ठीक है, इंटीजर a इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्या लिख दिया आप, 2, आप क्या लिख कर दिया, सेमीकोलन लगा दिए। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, इसका क्या होता है, जो हमारी मेमोरी में जाएगा, जब ये वैल्यू हमारी मेमोरी में आएगा, तो हमारी कंप्यूटर में मेमोरी होती है, सपोज ये हमारी हो गई मेमोरी। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब इस मेमोरी के अंदर क्या करेगा, अब देखिए मेमोरी में एक तो एक पार्टीशन कर लेगा, क्योंकि हमें एक तो वैल्यू के लिए करना है, एक और वेरिएबल के लिए करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, एक कर लेंगे हम वैल्यू के लिए, सपोज हमारी वेरिएबल क्या है ये, और इसकी वैल्यू क्या है 2, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक वैल्यू भी ले लेंगे, तो उस वैल्यू को क्या कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2। ठीक है ना, अब जो इसका और इसका जो एड्रेस होगा ना, वही इसी के लिए हम क्या लगाते हैं, यानी इसका भी एक आईपी एड्रेस बनेगा, सपोज 0101 ऐसे कुछ इसका करके एड्रेस आएगा, इसी एड्रेस पे हमारी वैल्यू स्टोर होती है। जब तक हम एड्रेस ऑफ नहीं लगाएंगे किसी वैल्यू को, तब तक वो समझ नहीं पाएगा हमें वैल्यू क्या लेनी है। अभी तक तो हमें क्या करना है, जैसे सपोज मैं यहाँ से लेता हूँ, क्लियर करता हूँ, अगर क्या करेगा कि अगर हमें यहाँ दे दिया a इज इक्वल टू, हम दे दिए a इज इक्वल टू 2। ठीक है, बट ये मेमोरी कैसे समझेगी, हमें वेरिएबल जो हमारा है ना, अभी तो क्या किए, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ फिर से। देखिए सपोज a बन गया, a मैं वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये सही नहीं बना, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, ट्राई अगेन। चलिए a वेरिएबल हो गया, और एक वैल्यू हम दे दिए, कुछ नहीं, एक वैल्यू हम देनी नहीं है। ठीक है ना, हमें एक वैल्यू नहीं देनी है, हमें क्या कर दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो कि इंटीजर
इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और मैं इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, स्कैन अप कर लेंगे। तो स्कैन अप जब करेंगे तो वैल्यू इसको चाहिए ना, तो ये क्या करेगा, एड्रेस ऑफ लगाएगा, ठीक है ना। तो एड्रेस ऑफ लगाएगा तो इससे स्कैन अप यानी वैल्यू लेगा, इसकी एड्रेस पे जाएगा। तो मेमोरी में क्या प्रोसेस होता है, सपोज ये मेमोरी है, तो मेमोरी के अंदर एक प्रोसेस होता है, जानवर क्या करेगा, यानी एक वेरिएबल स्टोर करेगा। तो वेरिएबल के लिए क्या कर देगा, ये लिख देगा, और इसी का एक और पार्ट कर देगा क्योंकि इसको भी पता है जब वेरिएबल है तो उसके साथ वैल्यू जरूर आएगी, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू अगर सपोज स्कैनर के थ्रू यूजर क्या एंटर करता है 2, तो यहाँ पे क्या एंटर हो जाएगा 2, यानी अभी ये कैसे जाएगा, इसके एड्रेस पे, यानी इसका एड्रेस इसको स्कैनर को पता है कि इसका एड्रेस है 101 है, यानी इसको ये क्या पता है, स्कैनर को पता है 101, तो 101 पे जैसे आप वैल्यू दोगे ना वहाँ पे स्टोर कर लेगा। देन जैसे आप प्रिंट अप कराते हो ना, जब प्रिंट अप करोगे, जब एक प्रिंट कराओगे तो एक वैल्यू ये तुरंत आपको क्या दे देगा 2, जो आपका आउटपुट आएगा वो आपका क्या आना चाहिए 2, ठीक है फ्रेंड, समझ गए। ये होता है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर। तो चलिए मैं अब चलता हूँ प्रोग्रामिंग पे, आ जाते हैं। जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो कहाँ पे, ये रहा। चलिए मैं इस पर क्लिक करके मैं कर लेता हूँ। मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस इंटर, मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है ना। चलिए ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब चलिए मैं इसको रन कराता हूँ। रन कराने बाद पहले कंपाइल करा लेते हैं। कंपाइल कराने में देखते हैं कोई एरर और तो नहीं है, नहीं एरर नहीं है, ठीक है। मैं इसको रन कराता हूँ। चलिए ये पूछ रहा है हमसे कोई नंबर, भाई नंबर तो लेगा ना हमसे। जैसे सपोज 2 दिया तो क्या किया, 2 हमें रिफंड कर दिया। जब 2 करेंगे तभी तो किया, अदरवाइज तो नहीं किया। चलिए मैं आपको ये अच्छा से देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने यहाँ लिख दिया इंटर नंबर, ठीक है ना, आपने दे दिया इंटर नंबर। अब मैं इसको एक बार रन करा लेता हूँ। सॉरी एक मिनट, ये जो लिखा ना आपको इधर लिखना है, इधर गलती से हो गया, ठीक है ना। आप लिखेंगे क्या, इंटर, या तो आप ऐसे इसमें मत कुछ करिए, आप आ जाइए यहाँ पे, मैं आपको इजी बता दे रहा हूँ। चलिए यहाँ आप लिख लीजिएगा प्रिंट एफ, ठीक है ना। प्रिंटर में आप लिखेंगे इंटर नंबर लिख दिए, ठीक है। क्लोज कर दिए, रन करा लिए, आ गया इंटर नंबर पूछ रहा है, आप 2 इंटर करिए, 2 हमें आउटपुट मिल गया। अगर आउटपुट के लिए भी आपको कैसे चाहते हैं हमारा आउटपुट भी ऐसे है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आ जाना, आपको लिख देना है आउटपुट, ठीक है। रन करा लेते हैं, 2 एंटर किए, 4 हमारा 4 आउटपुट आ गया, ठीक है ना। ये इधर हो गया, आप यहाँ लिख लो आउटपुट, ठीक है ना। चलिए रन करा देते हैं, 3 इनपुट किए, 3 हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है हमारा प्रोग्राम, यानी इसका ना फॉर प्रिंटअप आपको अच्छे से समझ में आ गया। परसेंटेज कब लगाते हैं, एड्रेस आप कब लगाते हैं, एड्रेस आप क्यों लगाते हैं, परसेंटेज क्यों लगाते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। CLR SCR क्यों यूज करते हैं, स्कैनअप क्यों यूज करते हैं, प्रिंटअप क्यों यूज करते हैं, आपको क्लियर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने पीछे, नेक्स्ट जो हमारा PDF है उस पर चलते हैं। चलिए ये रहा हमारा स्कैनर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारा प्रिंटअप भी कंप्लीट हो चुका है। एक तो फॉर्मेट स्ट्रिंग और एक आर्गुमेंट, दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग भी यूज कर चुके हैं जैसे %d, और आर्गुमेंट में भी जो पास कर चुके हैं, ठीक है ना। अब चलिए देखिए कुछ नीचे दिया गया है प्रोग्राम छोटा सा, क्या है कि studio.h, आपको भी पता है studio.h क्या है। हम लोग पिछले वीडियो में या पिछले पार्ट में भी हम लोग studio.h को पढ़ लिया था। इंटीजर मैन को भी पढ़ लिया था। इंटीजर मैन की जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, वाइड मैन लिख रहे हैं, ठीक है ना। मेन वही है, हम लोग का जो रिटर्न टाइप हो हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है ना। रिटर्न टाइप में मीन्स ये इंटीजर या वाइड मैन, ठीक है ना। एक हम क्या बनाया, अभी हम लोग क्या बनाया था, इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बनाया था जैसे जिसका नाम था क्या ए। अब इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहा हूं जिसका नाम क्या है नंबर, ठीक है ना। अब क्या कर रहा हूँ, प्रिंटफ, यानी क्या कर रहा है, प्रिंटफ से हम एक नंबर प्रिंट करें, इंटर ए नंबर। जैसे हम लोग क्या किए थे, हम किए थे इंटर नंबर। अब स्कैनअप से क्या करेंगे, परसेंटेज क्यों लगा रहे, क्योंकि ये इंटीजर नंबर है, यानी हमारा इंटीजर डेटा टाइप, इसलिए हम क्या लगाएंगे %d। एड्रेस अब मैं बता दिया क्यों लगाया जाता है, एड्रेस अब नंबर दे दिया, सेम जैसे प्रोग्राम हम बनाए थे सेम एज इट इज यहाँ पे भी आ गया। बट ये क्या ना, एक क्यूबिक का प्रोग्राम है। क्यूबिक मीन्स आप लोगों ने जाना इसको, आप लोगों को पता ही होगा, जिसका 3 का मल्टीप्लाई कर देगा, जो भी नंबर देंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे कि आप लोगों ने पिछली कुछ क्लासों में पढ़ा होगा, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब करता था, वो हमेशा वो 3 में डिवाइड हो जाता है। ये होता है ना कोई नंबर देने के बाद। तो देखिए सेम क्या दिया,
अब प्रिंट का यहाँ पे स्कैन कर लिया। अब प्रिंट में एक जो मैसेज मैं दिया यही मैसेज वहाँ पे दिया था जहाँ पे हमारा आउटपुट शो हो रहा था, वहीं पे ये मैसेज शो हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज लगा। अब जो नंबर हमारा आ रहा है जिससे यूजर से जो नंबर लेगा वो, जैसे सपोज यूजर ने एंटर किया क्या 2, अब 2 को कितनी बार करेगा, 2 करेगा 2 से, फिर 2 करेगा 4 करेगा 2 से, तभी तो हमारे वैल्यू आएगी। जो भी हमारे पास नंबर आएगा, अगर 2 एंटर करते हैं 2 दूना 4 दूना 8, ऐसे हमारे पास नंबर आएगा। ठीक है ना, तो इसको फैक्टोरियल भी बोलते हैं। आप लोगों ने पिछली क्लास में फैक्टोरियल नंबर भी निकाला होगा, तो ऐसे फैक्टोरियल नंबर भी आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सपोज यहाँ पर आउटपुट में देखिए, ऐसा इसमें कोई डाउट तो है नहीं क्योंकि मैं इस चीज़ को डिफाइन भी कर दिया। इंटर ए नंबर, यूजर क्या इंटर किया 5, तो 5 इंटू जब 5 25 और 25 इंटू जब 5 इक्वल टू 125। ठीक है ना, सेम जैसे आप लोगों ने क्यूबी निकाला होगा, आप लोगों ने फैक्टोरियल निकाला होगा, सेम यही प्रोग्राम बनाया गया। ये क्या किया गया, ऐसे ही प्रोग्राम आपके कैलकुलेटर में लिखे होते हैं, सेम एज इट इज, यही प्रोसेस होता है, यही सॉल्यूशंस होता है, यही आपका जो भी आप समझ लीजिए, यही ऐसे ही प्रोग्राम उसमें लिखा जाता है। कैलकुलेटर में, फोन कैलकुलेटर में, एनालॉग कंप्यूटर में, हर चीज़ में ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस प्रोग्राम को एक बार नहीं 10 बार बनाइए, फिर समझिए ये क्यों हो रहा है, ये लग रहा था इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, ये लग रहा था इससे क्या बेनिफिट हो रहा है। जब तक आप प्रोग्राम को लॉजिक को नहीं समझेंगे तब तक आपको प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगी। हो सकता है आपको कुछ दिन तक आपको प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए इंटीजर क्या है, नंबर क्या है, ये सब चीज़ें आपको आगे चल के और भी क्लियर बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आप लोग प्रैक्टिस उसको करते रहे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ये बिल्कुल मैथ की तरह होता है, मैथ में जितना आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन उतना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहते हैं। सेम एज इट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जितनी आप प्रोग्राम बनाएंगे उतनी आपकी लॉजिक डेवलप होती जाएगी और आप आगे फ्यूचर में कोई आपको परेशानी नहीं होगी और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग का यहाँ तक अभी तक तो समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, स्कैनर भी आपको बता दिया और प्रिंटर भी आपको पता, इसकी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब चलिए कुछ प्रोग्राम और नीचे दी गया, प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स। बिल्कुल, इस प्रोग्राम को अगर आपको करना है तो बिना देखे इस प्रोग्राम को बनाइए, क्योंकि हम लोग क्यूबिक का प्रोग्राम बना चुके हैं। अब सम ऑफ 2 नंबर्स की प्रोग्राम आप लोग को बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बनाने के बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या किया। स्टोरी.h किया, इंटीजर मैन लिया। अब देखिए इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल लिया। क्या किया, इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल लिया। यहाँ एक्स वाई रिजल्ट लिखा है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए और बी और एक रिजल्ट, यानी 2 वेरिएबल चाहिए क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना, तो 2 वेरिएबल ले लिया, एक ए और एक बी। आपने यही लिया तो ये लिखो, ना तो एक्स लेना हो तो एक्स लो। आप इंडिपेंडेंट हो, ए टू जेड में कोई से लेटर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं है कि मैं एक्स लिखा तो आप ही एक्स लिखो, मैं ए लिखा तो आप ही ए लिखो। आप एन भी लिख सकते हो, एम लिख सकते हो, ओ भी लिख सकते हो, पी भी, कुछ भी, एनीथिंग आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, और एक वेरिएबल ले लिया जिसमें इस दोनों वेरिएबल को मैं वो कैलकुलेट करूंगा। ठीक है ना, तो चलिए इस प्रोग्राम को समझिए। प्रिंट अप कर रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्कैन भी कर ले रहा हूँ, हमें एक वैल्यू चाहिए, फिर प्रिंट अप कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल है तो दोनों समय इनपुट चाहिए। और देखिए y इक्वल टू 0 लिखना वो भी बढ़िया है, अगर नहीं लिखते तो भी बढ़िया। y इक्वल टू 0 इसलिए लिखना जरूरी होता है, सपोज यूजर ने कोई नंबर अगर नहीं वो इंटर कर रहा है तब बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या ले लेगा, 0 ले लेगा। ठीक है ना, ये अगर 0 लगाते तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है ना, आपको जब प्रोग्राम रन कराएंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर नहीं अब 0 लगाते तो क्या करता, कोई ना कोई एक गार्बेज वैल्यू ले लेता है, रैंडम ले लेता है। ठीक है, तो आपको 0 का लगाते तो और अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स दोनों के लिए हम स्कैन अप कर लिए, क्योंकि एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए, क्योंकि हमारे 2 वेरिएबल है, दोनों को हम यहाँ से स्कैन कर लिए, यानी दोनों से हम वैल्यू ले लिए। अब क्या करेंगे, रिजल्ट। अब जो भी रिजल्ट एक वेरिएबल बना था रिजल्ट, जिसमें दोनों के क्या करूँगा, प्लस करूँगा। ठीक है, प्लस करने के बाद अब उस रिजल्ट को हम यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, जैसे सपोज आपने क्या किया, सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर को हमें क्या करना है, जोड़ना है। सिंपल सी बात, हमें एडिशन करना है, जैसे मतलब जोड़ करते आए हैं और इसे हमें इसमें भी करना है। तो हम क्या लिए, पहला नंबर लिए 9, दूसरा नंबर लिए क्या 9। अब हम क्या कर लिए, दोनों का वैल्यू जो हमारी आनी है 18। आप लोग चेक कर सकते हैं 18 हमारा जो रिजल्ट आ रहा हो करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी इस प्रोग्राम को आपको उसमें करके दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं अपने एडिटर पर, या कंपाइलर बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर आने के बाद आप करेंगे अल्ट इंटर, यहाँ पे एक बार क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम न्यू फाइल बनाएंगे। ठीक है ना, आप चले गए फाइल में, यहाँ पे न्यू बना लिए, क्योंकि हमारा इसमें अब काम हो चुका है। और इसको मैं कर लूँगा सेव, F2 से सेव कर लूँगा।
इसको मैं करूँगा सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना, सम ऑफ टू नंबर डॉट सी नाम से फाइल को सेव कर, इस पर डबल क्लिक कर दिया और चलिए अभी तो वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए इसको। अब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ सम ऑफ टू नंबर्स का, ठीक है। मैं लिखता हूँ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। फिर मैं लिखूँगा इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, फिर लिखूँगा वाइड मैन कॉनियो डॉट एच। वाइड मैन भी आपको पता है, वहाँ पे इंटीजर लिखा है, कोई डाउट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं बता दिया इंटीजर यूज करने का क्या बेनिफिट है और वाइड यूज करने का क्या बेनिफिट है। इस टर्म को क्या बोला जाता है, रिटर्न टाइप बोला जाता है, ठीक है। हमें क्या करना है, सम वैल्यू करना है ना। जैसे मैं ले लिया इंटीजर ए और बी विदाउट हमें जीरो डिक्लेयर किए, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, एक सम ले लेता हूँ, ठीक है ना। आपको बताया था जीरो भी आप कर सकते तो भी ठीक है, अगर नहीं करते तो भी ठीक है। इसी प्रॉब्लम में मैं बताया था, और इसके अगर यूज करते तो भी मैं बता दें क्या आपको इशू आएगी, ठीक है ना। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इससे मांगता हूँ भैया हमें क्या दो, इंटर फर्स्ट नंबर। हमें क्या दो, हमें इंटर फर्स्ट नंबर दो, ठीक है। बट इसको लेगा कौन, स्कैनफ लेगा। स्कैनफ क्या करेंगे, परसेंट डी लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है इंटीजर, तो यहाँ पर हम एड्रेस ऑफ ए लिख लेंगे, ठीक है ना। हमारे पास वैल्यू आ गई, इसमें स्टोर हो गए, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट में क्या करूँगा, इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको एंटर का, आप इसकी कौन लेगा, ये जो वैल्यू मांग रहा है, ये वैल्यू लेगा स्कैनफ लेगा। स्कैनफ में क्या होगा, परसेंट डी कॉलन एड्रेस ऑफ बी, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जब दो वैल्यू हमारे दोनों का हमारे पास जब वैल्यू आ जाएगी तो इसका कैलकुलेट भी तो करना है, तो लिख देंगे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। और मैं इसको क्या करता हूँ, फाइनली मैं क्या करता हूँ, प्रिंटर में इसको प्रिंट करा लेता हूँ परसेंट डी, और मैं इसको कर लेता हूँ सम को हम क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू किस में आ जाएगी, अब इसमें ऐड होकर आ जाएगी, ठीक है। मैं लगता हूँ गेट सी एच, और मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं सी आर भी लगा लेता हूँ। सी आर कहाँ लगता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के नीचे और फंक्शन डिक्लेरेशन के ऊपर, ठीक है ना, CLR। और यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं इसको एक बार कंपाइल कराता हूँ, कंपाइल कराते समय देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं कर रहे हम लोग। चलिए ठीक है, एक एरर है, क्या है, सिंबल ऑफ द प्रिंट को, कोई बात नहीं। देखिए एरर पढ़ने के लिए हमें यहाँ देखना होता है क्या चीज़ लिखे और कहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए प्रिंट टैब में, यानी प्रिंट टैब कहीं नहीं, प्रिंट टैब लिखे ना उसी में एरर है। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर दिया हूँ, प्रिंट टैब लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। हम क्या किए हैं, प्रिंट टैब लिखना भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ये कुछ वर्क नहीं कर रहा सही से। चलिए मैं देखता हूँ क्या इसमें इशू आ रही है। तो फ्रेंड्स इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज कर लूँगा। इस पर क्लिक कर लेता हूँ, अल्ट और इंटर प्रेस करता हूँ, हमारा मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें इशू क्या आ रही थी, हमने क्या किया था, प्रिंट लिखा था बट इसमें एफ नहीं लिखा था, ठीक है, यही हमारा एरर था। चलिए मैं एक बार और रन कराता हूँ, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं शो कर रहा है। चलिए एरर हमारे बिल्कुल नहीं शो कर रहा है, तो हमारा आ गया अब आउटपुट पर, ठीक है। हमसे क्या कर रहा है, तुम अब हमें पहला नंबर दो, मैं 2 इंटर कर दिया, ये बोला दूसरा नंबर दो, मैं 4 इंटर कर दिया। अब दोनों का वैल्यू क्या नहीं चाहिए, सम करेगा, सम करने के बाद क्या नहीं चाहिए, 6 आनी चाहिए, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। बट हम क्या चाह रहे हैं, 6 के पहले भी कुछ शो करे, अच्छा हमें शो करे, यानी हमारा क्या कर दे, रिजल्ट इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है ना। मैं कर दिया 3, मैं कर लिया 5, हमारा रिजल्ट इज इक्वल टू 8, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये था हमारा प्रोग्राम किसका, सम का, ठीक है ना। हम इसको F2 से सेव कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
आपको समझ में आ गया है कैसे हम वैल्यू को यूजर से लेते हैं और कैसे इसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। जो हमारे अब आपसे कोई बोलता है कि एक प्रोग्राम बनाओ जो 2 नंबर को जोड़े, ठीक है ना। आई राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ द 2 नंबर, ऐसे भी लिख के आपको आ सकता है एग्जाम वगैरह में, ठीक है ना, अगर आप बिगिनर्स हो तो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए वेरिएबल से क्या, वेरिएबल मैं आपको बता भी चुका हूँ वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, डेटा टाइप भी क्या होता है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। लिखा है ए वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, मैं भी वही बताया हूँ आपको, मेमोरी में जहाँ पे स्टोर होता है उसी का एक नाम होता है। इट इज यूज टू स्टोर डेटा, इट वैल्यू कैन बी चेंज एंड इट कैन बी रीयूज मेनी टाइम्स। अगर आप एक बार मेमोरी में आप क्या कर दिए, आप एक बार अगर कोई वेरिएबल बना के मेमोरी स्टोर कर दिए तो उसको आप यूज भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने पीछे देखा होगा कि मैं यही एक जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था एज इक्वल टू 2, यही ओनली फॉर ये किया था, तो मैं क्या करता स्कैनर से मैं उसी को बार बार यूज कर रहा था ना। पहली बार 2 + 2 कराया 4 आया था, दूसरी बार 5 + 3 कराया तो हमारे पास 8 आया था। मैंने यानी कि हम एक बार वेरिएबल डिक्लेयर करते तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या, इट इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मेमोरी लोकेशन, यानी हमारे जो वेरिएबल होता है क्या करता है मेमोरी में एक हमारे लोकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करता है कि यहाँ वैल्यू वेरिएबल यहाँ पे है, ठीक है ना, वहीं पे वैल्यू भी जानी है। सिंपल टू दैट इजीली आइडेंटिफाइड। और क्या है, अब देखिए टाइप्स ऑफ वेरिएबल लिस्ट क्या कैसे कैसे हो सकते हैं, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, ये भी तीनों मैं आपको बता चुका हूँ, इसको इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये सब क्या हमारा इंटीजर क्या डेटा टाइप है, और हमारे पास ये क्या है वेरिएबल है, और ये क्या है रनिंग ऑपरेटर है, और रिटर्न क्या है वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्लोटिंग वैल्यू है होती है, जो पॉइंटिंग वैल्यू होती है फ्लोटिंग वैल्यू होती है, करेक्टर ये होता है हमारे पास, करेक्टर ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। अब देखिए अगर आपको वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। लिखा है ए वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट डिजिट एंड अंडरस्कोर, आप इतने वेरिएबल डिक्लेयर करते समय ये यूज कर सकते हो। क्या ये वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, इट कैन नॉट स्टार्ट ए डिजिट। आप कभी भी वेरिएबल को नंबर से डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप केवल वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करोगे तो आप क्या करोगे कैरेक्टर में ही डिक्लेयर कर सकते हो, यानी अल्फाबेट में ही डिक्लेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप नंबर में नहीं कर सकते। जैसे सपोज आप ए लिखे थे ना, ए इक्वल टू 2, बट ए नहीं कर सकते 1 इक्वल टू 1, ये रॉन्ग है, ये रूल नहीं है, इसको हमेशा कंपाइलर क्या करेगा एरर शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम, आप वेरिएबल नेम के बीच में आप वाइट स्पेस नहीं यूज कर सकते, आप उसके जगह पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। जैसे आपको लिखना है फर्स्ट नेम, आप फर्स्ट को अलग नहीं कर सकते और नेम को अलग नहीं कर सकते, अगर आपको यूज करना है तो आपको उनके बीच में अंडरस्कोर आप यूज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है ये वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, ठीक है ना। आप कोई रिजर्व जैसे पहले से डिफाइन है, सपोज आप पहले जैसे मैं बता देता हूँ आपको करेक्टर है, तो करेक्टर आप फिर से नहीं डिफाइन कर सकते, जैसे इंटीजर है ना, इंटीजर और इंटीजर फिर से नहीं, जैसे इंटीजर ये लिखा ना फिर आप इंटीजर नहीं लिख सकते, ठीक है ना। आप क्या वन टाइम, क्योंकि ये पहले से रिजर्व है किसके पास, हमारे सी कंपाइलर के पास, ठीक है ना। चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या क्या, वैलिड वेरिएबल नेम्स, देखिए ये हो गया, ये भी अंडर स्कोर, देखिए ये क्या हमारे पास वेरिएबल के बीच में क्या है अंडर स्कोर, और ये 30, यानी हमें ऐसे कर सकते हैं, बट ये क्या पहले हमारा कैरेक्टर से हमारा यूज हो रहा है, ठीक है ना। आपका इनवैलिड वेरिएबल, अगर आप चाहते हो इंटीजर 2 नंबर से कभी नहीं डिक्लेयर होता है, और क्या है इंटीजर ए भी, देखिए दोनों के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। इंटीजर लॉन्ग, ए भी से भी आप नहीं, लॉन्ग क्या है डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर कैरेक्टर और फ्लोट है ना, एज इट इज लॉन्ग भी है, आगे आप पढ़ोगे तो आपको लॉन्ग भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक था कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया था, कौन से वैलिड वेरिएबल होते हैं, कौन से इनवैलिड वेरिएबल होते हैं। आई होप कि आप लोगों को वेरिएबल क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल के भी कुछ कैटेगरीज है, जो पहला है क्या है लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और ऑटोमेटिक वेरिएबल, और एक होता है एक्सटर्नल वेरिएबल। बट आपको अभी तक आपको क्या जानना है, लोकल और ग्लोबल और स्टैटिक। स्टैटिक में नहीं जानना, आप इतना जान लीजिए लोकल और ग्लोबल वेरिएबल किसे कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि अभी ये सब चीजें फंक्शन का पार्ट है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप लोकल और ग्लोबल अभी समझ जाओगे, इतने जितने भी है मैं आपको समझा दूंगा आगे चल के, ठीक है ना। चलिए देखिए एक मैं यही समझा देता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन का पार्ट है, फंक्शन जब मैटर हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा, बट इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी का काम मैं आपको बताता रहूँगा। लिखा है लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं, लोकल ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड ए लोकल वेरिएबल।
जितने भी वेरिएबल किसी मेथड या फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने एक बनाया है इंटीजर फंक्शन, और हमने क्या कर रहा है, पीछे भी हम लोग जो एग्जांपल लिखते आए हैं ऐसे लिखे हैं ना, वाइड मेन, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल हमने लिखा है, जैसे एज इक्वल टू 2 3 जो भी हो, और ये क्या हमारा, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। वाइड मेन के अंदर लिख रहे हैं तो क्या हमारा लोकल वेरिएबल है। वही चीज यहाँ पर बता रहा है कि एक फंक्शन बनाया है, ये तो हमारी यूजर डिफाइन फंक्शन है, प्री डिफाइन नहीं है, कंपाइलर पास नहीं, ये हम बनाए हैं। ठीक है ना, ये मेथड जो बना हुआ है हम लोग बनाए हैं। तो क्या लिखा है, वाइड फंक्शन 1 यानी एक मेथड बनाया, इसके अंदर क्या रहा है, इंटीजर x इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू 10 क्या है, लोकल वेरिएबल है जो कि ये यूजर द्वारा बनाया गया, और इसी को लोकल वेरिएबल, क्यों लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा फिर से, लोकल वेरिएबल जो वेरिएबल किसी फंक्शन या मेथड का अंदर डिक्लेयर किया जाता है, इनर में डिक्लेयर किया जाता है, उसी को लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, सेम इसी का अपोजिट क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल। जो वेरिएबल किसी मेथड या फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं वो क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल दोनों क्लियर हो गए होंगे। और मैं अब देखिए स्टैटिक वेरिएबल कुछ दे रहा, स्टैटिक वेरिएबल वो होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल में यहाँ पे इंटीजर लगाना पड़ता है। इंटीजर जैसे स्टैटिक लग गया ना, जैसे अभी तक इंटीजर एज इक्वल टू 2, अब क्या होगा कि यहाँ पे आपको जिस वेरिएबल के आगे स्टैटिक लग जाएगा, डेटा टाइप के आगे जैसे स्टैटिक लग गया, वो क्या होगा, स्टैटिक वेरिएबल, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। जैसे सपोज आप कहीं कहीं देखे होंगे कि जैसे कॉलेज का कोई वेबसाइट आपको बनानी है तो आपको कॉलेज नेम फिक्स करना होता है, क्योंकि कॉलेज नेम हमारा अपडेट नहीं होता, कॉलेज नेम हमारा वही रहता है। और उस कॉलेज में 1000 to 1500 बच्चे उसमें पढ़ते हैं, बट सबका डेटा अपडेट तो हो जाएगा, बट उस कॉलेज का नेम अपडेट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा स्टैटिक होता है, इसे स्टैटिक हम डिक्लेयर करते हैं। इस सिचुएशन में हम स्टैटिक का यूज करते हैं। ठीक है, और ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आपको ध्यान में रहे कि हाँ ये भी वेरिएबल होते हैं, बट नॉर्मली जो पूछा जाता है आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे हमारी टॉपिक आगे बढ़ते रहेगी, वीडियो और आगे चलती जाएगी, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है ना, एक्सटर्नल वेरिएबल भी बता दिया कि ये सब चीज़ें आपको आगे ही पढ़नी है, अभी यूज करनी नहीं है। ठीक है ना, चलिए हमारा जो एक टॉपिक है डेटा टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक है, क्योंकि मैं पीछे से डेटा टाइप बोलते जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई अभी तक डाउट होगा तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या लिख रहा है, ए डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा दैट ए वेरिएबल कैन स्टोर सच एज द इंटीजर, फ्लोटिंग और कैरेक्टर। देखिए डेटा टाइप क्या है कि स्पेसिफाई यानी डिक्लेयर कर देता है कि ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है किस टाइप का है। डेटा टाइप पे यही काम है कि उस वेरिएबल का टाइप बताता है कि ये डेटा टाइप वेरिएबल किस डेटा टाइप का है, किस टाइप का ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया। ठीक है ना, अब देखिए डेटा टाइप का जो पार्टीशन है वो 4 पार्ट में दे रहा है ना, बेसिक, डिराइव्ड और इनुमरेशन और वाइड। ठीक है ना, चलिए यहाँ पाते हैं बेसिक में क्या आता है। बेसिक डेटा टाइप हमारा आता है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये यूज में आएगा। ठीक है, जो डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं उसमें क्या कहा जाता है, एरे, पॉइंटर और स्ट्रक्चर और यूनियन आ जाता है। ठीक है, ये भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट है, ये चीज़ें मैं आगे पढ़ दूंगा, बट इन चीज़ों को क्या करूँगा हम लोग अभी से स्टार्ट कर दिए हैं यूज करना। इंटीजर तो कर ही चुके हैं और कैरेक्टर, फ्लोट भी हम लोग करते चलेंगे। ठीक है ना, इन्यूमरेशन डेटा टाइप ये भी आगे का टॉपिक है। वाइड डेटा टाइप ये तो मैं यूज ही करके दिखा दिया आपको, एक चीज़ आपको मेन फंक्शन में यूज कर दिया। ठीक है ना, उसमें कोई डाउट तो है नहीं। चलिए अब क्या है बेसिक डेटा टाइप्स। बेसिक डेटा टाइप में क्या क्या थे हमारे पास, इंटीजर, देखिए कुछ इसमें और भी इंटीजर, यानी हमारे पास जो 4 दिए थे ना यहाँ पे, जो इसमें स्ट्रक्चर में दिखा रहा था 4, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये तुम्हारे बेसिक है, इतना यूज करना ही करना है। बट इसके अलावा भी बेसिक डेटा टाइप के अंदर में आते हैं, जैसे साइन कैरेक्टर, अनसाइन कैरेक्टर, शॉर्ट, साइन शॉर्ट, अनसाइन शॉर्ट, इंटीजर, साइन इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, साइन इंटीजर, ये सब चीज़ें इसी के अंदर होती हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा। देखिए आपसे अगर कोई पूछता है कि कैरेक्टर का कितना मेमोरी साइज स्टोर करता है, तो ये 1 बाइट स्टोर करता है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी होती है, -128 से लेकर +127 तक ये स्टोर कर सकता है, इतनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है ना, अब क्या है शॉर्ट है, शॉर्ट भी ध्यान दीजिएगा। इंटीजर है, इंटीजर का भी इतना रेंज है, और ये कितनी बाइट स्टोर करता है, 2 बाइट्स। ठीक है ना, और फ्लोट है, फ्लोट 4 बाइट स्टोर करता है, और डबल क्या है 8 बाइट, और लॉन्ग डबल क्या करता है 10 बाइट तक स्टोर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे डेटा टाइप। ये सब पूरे जितने भी हमारे पास डिफाइन करके दिया गया ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़िएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तब कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपका रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिया कीवर्ड्स इन सी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सी लैंग्वेज में अगर आपसे पूछता है
सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं? आप सिंपल से बताइएगा। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व होते हैं। ये सब रिजर्व कीवर्ड होते हैं, ठीक है ना। देखिए लिखा है ये कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड, यू कैन नॉट यूज इट इज अ वेरिएबल नेम, कांस्टेंट नेम, etc। इसको आप वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। जैसे सपोज आप इंटीजर लिखे, आप क्या यूज कर सकते हो? ऑटो नहीं यूज कर सकते, रॉन्ग एरर आ जाएगा, ठीक है ना। लिखा ना देयर आर ओनली 32 रिजर्व वर्ड्स कीवर्ड इन द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर आपको 32 कीवर्ड ही अवेलेबल है, इसके पास अभी तक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए मैं ये जितने भी कीवर्ड्स हैं आप इन चीज को लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट है और यूज के लिए, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। ऑटो हो गया, ब्रेक हो गया, केस हो गया, कैरेक्टर हो गया, कांस्टेंट हो गया, कंटिन्यू हो गया, डिफॉल्ट हो गया, डू हो गया, डबल हो गया, एल्स हो गया, इन्यूमरेशन हो गया। इन्यूमरेशन आप लोग ऊपर देखा है, एक्सटर्न हो गया, फ्लोट हो गया, फोर हो गया, गो टू हो गया, इफ हो गया, इंटीजर हो गया, लॉन्ग रजिस्टर हो गया, रिटर्न हो गया, शॉर्ट हो गया, साइन हो गया। ये जितने भी हैं हमारे कीवर्ड हैं, इन सबको आप लिख लीजिएगा। हो सकता है तो आप इन चीज़ को याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादातर ये भी पूछा जाता है कि आप बताइए 10 कीवर्ड के नाम बताइए। आप ये भी पूछ रहे थे इन्यूमरेशन कीवर्ड है या नहीं है, मतलब डाउटफुल क्वेश्चन आपसे किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आपको बिल्कुल ईजिली पढ़ाया भी जा रहा है कि आपको एक ही चीज़ ऐसे समझ में। और ज़्यादातर मैं वीडियो हिंदी में ही बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिएगा। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं कीवर्ड तक कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा पार्ट हमारा भी आज कंप्लीट हो गया है। पहला पार्ट मैं पिछले जो पिछला पार्ट था वो हमारा पिछले आ चुका है, पीछे ही आ चुका है। अगर आप उसको देखना तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कंप्लीट किए हैं प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज का पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या आज किया। हम लोगों ने आज पढ़ा है प्रोग्राम कंपाइलेशन प्रोसेस क्या क्या होता है, प्रिंटअप क्या होता है, स्कैनअप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में कमेंट करिए, आपका उस प्रॉब्लम का या इशू का सोल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा, जल्द जल्द दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग पढ़ते रहिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।